आरव को ऐसे लगा जैसे उसकी तरफ कोई भीनी सी खुशबू भागते हुए चली आ रही है, तो उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए और जाह्नवी उन तक पहुंच ही नहीं पाए। वो लगभग कूदने की वजह से गिरने वाली थी, बट लकीली उसने आरव के कपड़ों की स्लीव्स पकड़ ली। ये मुझे वापस करिए। जाह्नवी का मुंह फुला हुआ था और उसकी आवाज गुस्से में लग रही थी। उसने आरव के कंधों को पकड़ा और बहुत बार कूद के उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसके हाथ आरव तक पहुंच ही नहीं रहे थे। आरव खुद ही बहुत लंबा था, उसके ऊपर से उसके लंबे हाथ। वही अपनी हाइट के हिसाब से वो तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, और ज्यादा कूदने की वजह से उसके कंधे को जो चोट थी वो भी लगभग खुल गई। उसे दर्द भी महसूस हुआ, और जब आरव ने अपने हाथ नीचे नहीं करे तो जाह्नवी उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी और उसके हाथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने अपना उल्टा हाथ और हवा में उठाया और उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। उसको इस तरह लगभग गुस्से में बम की तरह फटता हुआ देखकर आरव को बहुत हंसी आ रही थी। तुम कितनी बेशर्मी से इतने कम नंबर लेकर आए हो, और अब जब लोगों ने देख लिया तो तुम्हें उसमें शर्म आ रही है। ऑफ कोर्स जाह्नवी जानती थी आरव उसे ये सब छेड़ने के लिए कह रहा है, और वो टीज हो भी रही थी। जाह्नवी उसकी हरकतों से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि अब उसका बस हो गया था। उसने उसकी तरफ घूर के देखा, और जब उसे पता लग गया कि आरव उसे वो पेपर वापस नहीं करने वाला है तो वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। देखते रहिए जितना देखना है आपको, मुझे क्या। और आरव भी बहुत मजे से उसके बगल में बैठकर उसके टेस्ट पेपर्स को देखने लगा। ये नंबर तो इतने ज्यादा गंदे हैं कि मैं इनको देख भी नहीं सकता। तुमने इतने छोटे से वर्ड की स्पेलिंग में भी गलती कर दी। क्या हुआ जाह्नवी, तुम्हें बचपन में वर्ड्स याद नहीं होते थे? उनकी स्पेलिंग मिस्टेक इतनी कैसे कर सकती हो तुम? मैंने आपको पहले ही बोला था मैं पढ़ाई में हमेशा से बेकार रही हूं, और ये याद करने वाली चीज स्पेलिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहती थी। पता नहीं कितनी सारी चीजें वो हमसे याद करवाते थे, लेकिन पेपर में उसका 5% भी नहीं आता था। आप खुद सोचो, 9th 10th में हमें कितना ज्यादा पढ़ाया जाता है और बोर्ड में उस हिसाब से किस तरह का पेपर आता है। आपको नहीं लगता कि जाह्नवी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई, क्योंकि आरव की आंखें उसे ऐसी लग रही थी जैसे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हो और उसके सामने शिकायतें करके वो अपनी गलतियों से बचने की कोशिश कर रही हो। उसने वो टेस्ट पेपर्स एक एक करके साइड में रखे और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रियली, दैट इज रियली अनएक्सपेक्टेड वाइफ। जाह्नवी ने उसके हाथों से वो टेस्ट पेपर्स छीने और उसे घूरते हुए देखकर बोली, आपके जैसे सुपर टॉप स्टूडेंट हम जैसे एवरेज बच्चों के दुख क्या समझेंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। आइंदा से खबरदार जो मुझे मेरे एग्जाम्स को लेकर फ्यूचर में टोका तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरव हंसा और उसने अपने हाथ को जाह्नवी के कंधों पर रख दिया। तुम क्या क्या सोचती रहती हो? तुमने कभी ये नहीं सुना एक अच्छा स्टूडेंट और एक बैड स्टूडेंट दोनों जब एक पेयर बनाते हैं तो उनसे अच्छा पेयर और कोई नहीं बन सकता। सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, और तुम्हारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो। तो क्या हो गया? मैं भी देखता हूँ कौन मेरी वाइफ को ऐसे बोलेगा। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने आके मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोले। उसकी बात सुनकर जाह्नवी भी हंसते हुए बोली, फिलहाल तो अपनी बीवी का मजाक आप बना रहे हैं। वैसे हाँ, आप सही बोल रहे हो। पढ़ाई में अच्छे ना होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसके आगे का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। आपको भी यही लगता है ना? जाह्नवी बोलते बोलते उसकी तरफ देखने लगी। उसकी समुद्र जैसी आंखें जिसमें जाह्नवी को अपनी छवि दिखाई दे रही थी, उन आंखों में जाह्नवी के लिए फीलिंग्स थी जो वो समझ रही थी, लेकिन समझ के भी अनजान बनने की कोशिश करती थी। उसे सडनली रियलाइज हुआ कि आरव कितना जेंटलमैन है और कितना स्मार्ट है। कुछ चीज ऐसी होती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, उनको देखते रहो तो आपका मूड अच्छा रहता है, और आरव भी कुछ इसी कैटेगरी में आता था। उसकी स्माइल जाह्नवी को बहुत पसंद थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था उसकी स्माइल को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट करें। आरव ओबरॉय, क्या आपसे कभी किसी ने कहा है आप बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो? वो बिल्कुल श्योर नहीं थी उसने ऐसा क्यों कहा, और वही आरव को भी उसके शब्दों ने बहुत सरप्राइज कर दिया। आरव अपने मन में सोचता है कहीं मेरी बीवी मुझे टीज तो नहीं कर रही। उसके मुंह से ये बात सुनकर वो खुशी से मुस्कुरा दिया। अब अपनी ही बीवी जब उसे ब्यूटीफुल बोलेगी तो खुश तो होना ही था ना। उसे इस चीज का बुरा नहीं लगा कि हैंडसम के बदले उसने ब्यूटीफुल कहा। उसने अपने बड़े से हाथ उठाए और जाह्नवी के सर को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर दिया। मैडम, आप भी बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए जाइए, जाकर फ्रेशन अप हो जाइए। मैंने आपका पानी भर दिया है, और हाँ, आपको घाव की ड्रेसिंग भी चेंज करनी है। मैं लेकर आया हूँ, वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है। बी केयरफुल। अभी जब वो टेस्ट पेपर्स को लेकर उछल कूद कर रहे थे तब उसकी नजरों से जाह्नवी का वो दर्द मिस नहीं हुआ था और उसे उसकी टेंशन भी हो रही थी।
वो हमेशा उसे सेफ रखना चाहता था और चाहता था उसके साथ रहकर वो किसी भी बीमारी से, किसी भी चोट से, किसी भी परेशानी से लाइफ टाइम के लिए दूर रहे। आरव उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और हर तरह से उसकी केयर करता था क्योंकि वो चाहता था जानवी के साथ उसकी एक डिसेंट स्टार्ट हो। अपने 2 पल की खुशी के लिए वो जानवी का मन दुखी नहीं करना चाहता था, स्पेशली तब जब उसने अपने मन में उसके साथ अगले बहुत सालों तक की पूरी प्लानिंग कर रखी हो। जब वो चाहता हो कि बूढ़े होकर दोनों हाथों में हाथ डाले यूं ही किसी पार्क में टहलते रहे, तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए वो अपने और जानवी के साथ कुछ जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो सेफ रहे, जानवी सेफ रहे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हो और लाइफ ऐसे ही एंड तक पीसफुल बनी रहे। यही तो एक आइडियल रिलेशनशिप की फीलिंग्स होती है ना, जो हर किसी को अपने अंदर चाहिए होती है। लेकिन क्या वो सच में बाकी लोगों की तरह हो पाएंगे? क्या वो भी एक ऐसी फैमिली बन पाएंगे जिसमें फायदा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार होगा? बस यही सवाल आरव को सताता था। जानवी ने भी नोटिस किया कि कैसे आरव उसके हर छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को अपने आंखों में बस लेता है। उसने उसकी तरफ बहुत सीरियस लेकिन आंखों में जेंटल एक्सप्रेशंस के साथ देखा और कहा, मुझे इतना अच्छा ट्रीट करने के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर ओबरॉय। तुम मेरी वाइफ हो, अब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगा तो फिर किसे करूंगा? उसने भी रिप्लाई दिया और वो टेस्ट पेपर उसके हाथों से लेकर वापस उन्हें बुकशेल्फ के ऊपर रख दिया। वो बुकशेल्फ पर टेस्ट पेपर रखने के लिए उठा और साथ में जानवी भी उठ गई। उसकी आंखें अभी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो कुछ बहुत ध्यान से सोच रही है। आरव ने जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला और उसकी तरफ क्वेश्चन भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन उसने कुछ सवाल नहीं किया और कहा, जाओ जाकर नहा लो, थोड़ा सा सो जाओ जल्दी से, कल हमें बहुत कुछ करना है ना। आरव की बातें सुनने में तो बहुत जेंटल लगती थी लेकिन ऐसी भी होती थी जो भटकते हुए को वापस राह पर ले आए, और ऐसा ही जानवी के साथ हुआ। वो अभी डिस्ट्रैक्टेड थी लेकिन आरव की बात सुनकर वापस होश में आई और सीधा उसकी नजरों के सामने बाथरूम चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो आरव ऑलरेडी अपने साइड में जाकर लेटा हुआ था। लाइट्स ऑफ थी और बेडसाइड टेबल पर एक हल्की येलो लाइट ही जल रही थी। बेड के पास खड़े होकर वो आरव को बहुत ध्यान से देख रही थी। जब आरव ने उसके घूरने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो चद्दर हटा के वो भी बेड पर चली गई और उसने लाइट्स ऑफ कर दी। थोड़ी देर बाद उसने आरव को आवाज लगाए, मिस्टर ओबरॉय। यस, उसने भी बहुत शांति से जवाब दिया। अंधेरे में छुपी उसकी आंखें थोड़ी झिझक रही थी, थोड़ी चमक रही थी और होंठ थोड़े हिचक रहे थे। उसने अपनी बॉडी घुमाई और आरव की तरफ देखने लगी जिसकी पीठ जानवी के सामने थी। कुछ सोचने के बाद वो वापस आरव की तरफ अपनी पीठ करके लेट गई। जब आरव को अपने पीछे से कोई आवाज नहीं आई तो पीछे मुड़ के उसने जानवी को अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भरते हुए उसके कानों में धीरे से बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस। वो कुछ कह पाती उससे पहले आरव ने उसे किस करना शुरू कर दिया। एक गुड नाइट किस तो मैं तुमसे ले सकता हूं, है ना? उसकी आवाज इस टाइम इतनी सेक्सी लग रही थी कि जानवी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और बिना उसका रिप्लाई सुने उसने जानवी के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों को वापस किस करना शुरू कर दिया। किस के साथ साथ जानवी के मन में जो घबराहट चल रही थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी आरव ने धीरे धीरे हील कर दी। किस करते टाइम आरव को लगा शायद उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। वैसे तो उसके अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल था और उसने इतने साल मिलिट्री में काम किया था तो उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन इस टाइम जानवी के साथ रहकर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने जानवी को हिलने से बिल्कुल मना कर दिया और उसे कस के हक करके अपनी बढ़ती हुई सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगा। अगले दिन नाश्ता करने के बाद राठौर विला में चहल पहल शुरू हो गई थी। जितने भी लोग बचे थे वो सब पौधों में पानी डालने में व्यस्त थे। कोई कुछ इधर कर रहा था, कोई उधर कुछ कर रहा था। माधुरी जी किचन में अपना बेस्ट डिश कुक कर रही थी। जानवी को ऐसे दिन रेड सॉस पास्ता खाने का बहुत मन करता था, इसीलिए उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। वही जानवी ने सोचा कि घर में कुछ डेकोरेशन करनी चाहिए तो वो घर में न्यू ईयर के कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आरव के साथ मिलके टांगने लगी। शाम के 6 बजे तक उन्होंने खुद को ऐसे ही बिजी रखा और फिर टाइम आने के बाद सबने साथ मिलकर डिनर किया। क्योंकि जानवी और आरव दोनों को जल्दी ओबरॉय रेजिडेंस भी जाना था, इसलिए डिनर करने के बाद तुरंत माधुरी जी और महेंद्र जी ने उन दोनों को अपने घर से विदा किया। मैंने सुरेश जी को बोला है तुम्हारी गाड़ी में कुछ गिफ्ट्स रख दे, अपने दादा दादी को और अपने पेरेंट्स को जरूर देना, और हाँ, न्यू ईयर के बाद अभी छुट्टियां हैं तो वापस हमसे मिलने एक दिन जरूर आना। महेंद्र जी दरवाजे पर खड़े होकर ये सारे इंस्ट्रक्शन दोनों को दे रहे थे और अभी जो जानवी घर से निकली भी नहीं थी उसको उन्होंने ऑलरेडी मिस करना भी शुरू कर दिया था। इन द एंड लड़की को तो जाना पड़ता ही है।
जब भी वो इस बारे में सोचते कि कैसे उनके जिगर का टुकड़ा जिसे इतने साल पाला बड़ा किया उनसे छीन के कहीं जा रहा है तो उन्हें अंदर से बहुत बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे अंदर से पूरा मन ही खाली हो गया है। आरव, हमेशा खुश रहो, जीते रहो और अपने पेरेंट्स और दादाजी दादी को भी मेरी तरफ से हेलो बोलना, माधुरी जी ने आरव से कहा। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, नानू, माँ, आप लोग प्लीज अंदर जाए, बाहर बहुत ठंड है। मैं पक्का जानवी के साथ न्यू ईयर के बाद वापस आऊंगा। ठीक है, तुम दोनों गाड़ी में बैठो। वैसे भी बहुत लेट हो गया, वरना वो लोग फिर तुम्हारी टेंशन करेंगे। इतना बोलने के बाद माधुरी जी के चेहरे पर एक रेयर सी स्माइल आ गई और उन्होंने जानवी को हग किया और फिर उसे गाड़ी में बैठने के बाद महेंद्र जी के साथ घर के अंदर जाने लगी। ठीक है, हम जा रहे हैं नानू, बाय। गाड़ी में बैठकर अपने माँ और नानू को बाय करके वो पता नहीं क्यों अंदर से बहुत इमोशनल हो रही थी। याद रहे, घर आते रहना है और जब भी घर आओ तो मुझे फोन जरूर करना। नानू, तुम दोनों की फेवरेट डिशेज घर पर बनवा कर रखेंगे। वैसे भी क्रिस्टल पैलेस तो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। जहां महेंद्र जी की आवाज थोड़ी बुरी सी लग रही थी वहीं उस आवाज में एक स्ट्रांग पावर भी थी। जानवी ने अपना सर चुपचाप छोटे बच्चों की तरह नीचे करके हाँ में हिलाया और जल्दी ही कार राठौर विला से निकल के उस आसमान के नीचे चलने लगी। पूरा दिल्ली शहर जगमगा रहा था। इधर उधर से पटाखे की आवाज आ रही थी। एक एक करके पटाखे आसमान में जाते और उन्हें फूटता हुआ जानवी देखती। तभी उसका फोन वाइब्रेट होना शुरू हुआ और वो अपने सेंसर्स में वापस आए। एक नजर घुमा के देखा तो शालिनी का फोन था। जानवी ने फोन उठाया। हेलो शालिनी, जानवी, हैप्पी न्यू ईयर्स इव। फोन से शालिनी की वो मीठी सी आवाज आए। कल न्यू ईयर है तो कल तू बाहर आ रही है। हम रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। कल रात को? हाँ, कल रात को, और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जानवी आरव की तरफ थोड़ा हेसिटेट होकर देख रही थी और शालिनी अपना बोले जा रही थी। हाँ, मुझे पता है तू शादीशुदा लड़की है, पर मैं भी तो हूं ना। तू अपने हस्बैंड को भी लेकर आ। मैंने एक रूम बुक किया है और कुछ दोस्त भी आने वाले हैं, तू भी उनको जानती है। इसको एक सेलिब्रेशन मानते हैं न्यू ईयर का और साथ में हम दोनों की शादी का भी। शालिनी अपने प्लान्स एक के बाद एक बोली जा रही थी। जानवी ने पहले थोड़ा सोचा और फिर आरव से पूछा, शालिनी, हमें एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रही है कल, क्या तुम जाओ? थोड़ा रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे फ्रेंड्स की गैदरिंग में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना, राज ने मुझे उसके घर पर बुलाया है कार्ड के लिए, तो तुम डिसाइड करो तुम्हें मेरे साथ चलना है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है। आरव ने उसे दो ऑप्शंस देते हुए कहा। थोड़ा दोनों ऑप्शंस को कंसिडर करने के बाद उसने डिसाइड किया और बोली, फिर मैं शालिनी के पास चली जाऊंगी। उससे मिले थोड़ा टाइम भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भेज दूंगा और जब तुम्हें वहां से निकलना हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। जानवी ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिलाया और फोन पर शालिनी से कहा, शालिनी, एक्चुअली मैं तुम दोनों को फोन करने ही वाली थी। तुझे पता है ना, ओपनिंग सेरेमनी है हमारी स्काई एंटरटेनमेंट सिटी की, तो उसमें तुम दोनों को इनवाइट करना था। चल कोई बात नहीं, कल रात में मैं इस बारे में तुम लोगों से आराम से डिस्कस कर लूंगी। शालिनी ने उसकी बात पर चिल्लाते हुए कहा, स्काई एंटरटेनमेंट सिटी की ओपनिंग सेरेमनी? रियली? हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये इवेंट ज्वाइन करना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि मुझे पता है इस बार सारे बिग शॉट लोग ही ये ज्वाइन करने वाले हैं। मैं तुझे इनवाइट नहीं कर रही क्या गेस्ट बनने के लिए? क्या पता कुछ टाइम बाद फैशन सिटी हमारे अंदर ही एक फैशन शो कर रहा हो। आई एम श्योर तू इंटरेस्टेड होगी। आ देख, मजा आएगा। फैशन सिटी शालिनी की अपनी फैशन ब्रांड थी जिसमें वो ड्रेस बनाती थी। शालिनी ने भी खुशी खुशी जानवी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसने फोन काटा और अपने साथ बैठे इंसान की तरफ देखा जो अभी ड्राइविंग करने में पूरा फोकस कर रहा था। पीआर डिपार्टमेंट ने इनविटेशन कार्ड बनवा लिया है ना? हाँ, वो उन्होंने कल रात ही कर लिया था। बहुत जल्दी जल्दी काम है उनका। ठीक है, फिर उसमें से एक कार्ड लेकर मैं शालिनी को दे दूंगी। कुछ कार्ड तो हमें घर पर भी मिलने चाहिए ना, जो हम अपने पर्सनल कनेक्शंस को दे सके। बताइए, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रजत को बोल देना, वो भेज देगा तुम्हें जिसको भिजवाना हो। तुम सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी की इंचार्ज बनो। साइड में तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी वहां रजत तुम्हारी हेल्प के लिए रहेगा। सडनली वो अपना चेहरा जानवी की तरफ करता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, एक बात है जो मैंने तुम्हें अब तक इन्फॉर्म नहीं करी। कौन सी बात? बात जानने से ज्यादा क्यूरियोसिटी से जानवी आरव के उन हाथों की तरफ देख रही थी जो उसने बड़ी आराम से पकड़ लिए थे। उसने सडनली अपनी ग्रिप जानवी के हाथों पर तेज करी और कहा, न्यू ईयर के तुरंत बाद मैं लखनऊ जा रहा हूं। तो जो चीज तुम्हारे हाथ में रहेंगे
तुम हैंडल कर लोगी ना? आप लखनऊ जा रहे हैं? जानवी उसकी बातों से सरप्राइज हुई। तभी वो सोचे आरव पूरा मैटर उसके हाथों में इतनी आराम से छोड़कर क्यों निश्चिंत बैठा है। उसने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है और एक इंस्पेक्शन टीम के साथ थोड़ी बहुत मीटिंग है। कोइंसिडेंटली जिस कंपनी के साथ हम ये वाला प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं उनकी बेटी की शादी भी है, तो शायद मुझे वहां पर 2-3 दिन के लिए रुकना पड़ सकता है। आरव ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन से कहा। अच्छा, फिर आप एक काम करिए, रजत को साथ लेकर जाइए। मैं यहाँ की चीज अपने आप हैंडल कर लूंगी। वैसे भी पीआर डिपार्टमेंट ही तो ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन करेगी, मुझे तो बस ऊपर ऊपर से देखना है। जानवी ने कुछ सोचा और कहा, डोंट वरी, वाइस प्रेसिडेंट कपूर भी तो है, कुछ होगा तो मैं उनसे पूछ लूंगी। अच्छा जी, आप तो बड़ी हम्बल पसंद बन रही है। आरव ने हंसते हुए अपना हाथ हटाया और उल्टा उसके कंधे पर रख दिया और इस बार जानवी ने भी कुछ स्ट्रगल नहीं किया। जानवी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, मैं हमेशा से हम्बल पसंद थी, समझे ना? वैसे कब जा रहे हैं आप? 2-3 दिन बाद न्यू ईयर के, बट डोंट वरी, ओपनिंग सेरेमनी के टाइम तक आ जाऊंगा। ठीक है, फिर आप इन 2 दिनों में अच्छे से रेस्ट कर लीजिए। आना जाना लगा रहता तो बॉडी बहुत थक जाती है। वैसे भी ओपनिंग सेरेमनी के बाद बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स रिलैक्सिंग फेस में चले जाएंगे, उसमें हमें इतना अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बीवीजी, आर यू कंसर्न्ड अबाउट मी? उसके शब्दों को सुनकर आरव के चेहरे पर एक हैंडसम सी स्माइल आ गई थी और ये बोलते बोलते उसने जानवी के कंधे को और कस के पकड़ लिया। जानवी उसकी तरफ बिना कुछ कहे बस देखी जा रही थी।